वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है हदायत टीवी पे हर फ्राइडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेकर आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर मशवरे देता हूँ, आपकी रहनुमाई करता हूँ। आपका भी कोई अगर मसला है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ है तो आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, टेलीफोन नंबर अभी आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी कॉल मिल जाए तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ आपने थोड़ी सी कम कर देनी है, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि लोगों की कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं इस बुनियाद पे कि जब आप फ़ोन करते रहते हैं आपकी आवाज़ आती है, आपके बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ होती है तो हम सुन नहीं पाते, तो स्टूडियोज़ वाले आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नाज़रीन, काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ आप टीवी की आवाज़ कम कर दिया करें। जैसा कि पहले भी बताया कि टीवी की आवाज़ जो होती है अगर काफ़ी ज़्यादा होती है तो हम आपकी आवाज़ आसानी से सुन नहीं पा रहे हैं। तो यही वजह कि अभी जो 1 या 2 कॉलर्स आए हैं तो उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो उनके बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ चल रही थी। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शादी की बुनियाद पे जो रूल्स हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली आई है, जो कि 10 अगस्त से लागू हो रही है। यानी कि वो लोग जो शादी की बेस पे अपनी बीवी या हस्बैंड को यहाँ लाना चाहते थे, या फिर अगर शादी की बेस पे अगर किसी ने अप्लाई किया था तो उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग चली गई थी, तो इस सिलसिले में एक थोड़ी सी कानून में प्रोग्रेस हुई है। वो ये कि इसमें थर्ड पार्टी सपोर्ट जो है वो किसी हद तक कंसीडर की जा सकेगी। इस वजह से वो सारे लोग जिन्होंने एप्लीकेशंस दी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद, और लेकिन होम ऑफिस ने उनके पर फैसला नहीं किया क्योंकि उनकी इनकम वेरी क्लियर नहीं थी, ऐसी एप्लीकेशंस को उन्होंने रिफ्यूज़ करने के बजाय होल्ड किया हुआ है। तो वो लोग जितना जल्दी हो सके थर्ड पार्टी की अगर उनके पास सपोर्ट है तो वो इमिग्रेशन वालों को भेज दें, ताकि नए जो रूल्स 10 अगस्त से आ रहे हैं उनकी रोशनी में उनके केस का फ़ैसला किया जा सके। नाज़रीन, देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी ये जो स्टेटलेस चाइल्ड का अभी जो कुछ चल रहा है, मेरा बेटा यहाँ पे बॉर्न हुआ है, उसका कोई पासपोर्ट नहीं है, अभी कुछ रजिस्टर करवाया नहीं है, तो उसके बेस पे हम लोग कुछ अप्लाई कर सकते हैं? तो बच्चे को कितना अरसा हो गया है? 5 साल कंप्लीट हो गए लास्ट मंथ। तो आपकी नेशनलिटी क्या है? इंडियन। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बच्चे की वैसी एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक स्कैंडल चल रहा है कि लोगों को बाज़ जो वकील हैं तो वो उनको कह रहे हैं जी 5 साल की बेस पे अप्लाई करें आपको स्टे मिल जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं है, लोगों से सिर्फ पैसा बटोरने वाली बात है। आप एप्लीकेशन तो कर सकेंगे लेकिन उसमें गारंटी नहीं है। दूसरी बात ये नहीं होता कि आप बच्चे का पासपोर्ट बनवाएं या ना बनवाएं। जैसे एक औरत है यहाँ पे जो ब्रिटिश है या कोई लड़की है वो ब्रिटिश है, उसका अगर बच्चा पैदा होता है वो ब्रिटिश ही होगा, भले से उसका वो पासपोर्ट बनवाए या ना बनवाए। बच्चा यहाँ पे पैदा हो सकता है 10 साल बाद आप उसका पासपोर्ट बनवाएं। आमतौर पर यही होता है, जो ब्रिटिश इंग्लिश लोग हैं तो वो फौरी तौर पर पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं, बाद 8-10 साल 12-12 साल के बाद बनवाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदमी अपनी नेशनलिटी छोड़ देता है। तो जो बच्चा पाकिस्तानी माँ से पैदा हो या इंडियन माँ से पैदा हो, उसका कानून यही है कि अपनी माँ से नेशनलिटी लेता है। तो बहरहाल अगर आप केस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिलेगी। लेकिन अलबत्ता आप 7 साल अगर पूरे कर लेते हैं तो फिर चांसेस हैं कि आपको रहने की परमिशन मिल जाएगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी आप टेलीफोन पे बात करें। मुझे लगता है कि ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने असाइलम किया था, वो रिफ्यूज हो गया। इसी दौरान अब मेरे बच्चों को 7 साल यहाँ पे हो गए, तो अब मैं पेड एप्लीकेशन करूँ या दूसरी, क्योंकि मैं ना सपोर्ट पे हूँ तो मैं तो पेड करना अफोर्ड नहीं करता। तो मुझे ज़रा बता देंगे कि अब मेरी क्या सिचुएशन होगी, तो मैंने 7 ईयर्स की बेस पे एप्लीकेशन करनी है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो मरे बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। तो आपकी तरह के मेरे ख्याल में हज़ारों में मैंने केसेस देखे हैं यही कि जो कि पिछले कई सालों से इस चक्कर में है कि किसी तरीके से हमें बगैर पेमेंट किए कोई होम ऑफिस स्टे दे दें, वो नहीं देंगे। तो अगर आपको 7 साल पूरे हो गए हैं तो उसमें आप एप्लीकेशन करना पड़ेगी 7 साल के रूल्स के तहत। वो जब एप्लीकेशन करेंगे तो उसके लिए फ़ी हर हालत में पे करना पड़ती है, जो कि आपको पे करना पड़ेगी। आप नया स्पोर्ट के ऊपर हैं या आपके पास पैसे नहीं है या आपको अलग चीज़ है, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन इमिग्रेशन आपकी एप्लीकेशन तभी लेंगे कि जब आप उनको फ़ी पे करेंगे। अगर फ़ी नहीं पे करेंगे वो एप्लीकेशन आपकी कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप इसी तरह लटके रहेंगे।
तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हाँ, बड़ी होम ऑफिस की जो फ़ी है इस पर हम काफ़ी अर्से से फ़ाइट कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो वर्कर है, काम करने वाला, जैसे एक आदमी फैमिली के साथ रह रहा है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसके बाद भी 7-8 हज़ार या 5-6 हज़ार सेविंग नहीं होती है कि वो होम ऑफिस को पे करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ी है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन जब तक आप फ़ी पे करके एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो तब तक आपको वो 7 साल के रूल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसके बगैर इमिग्रेशन वाले बहुत कम चांसेस हैं कि आपको लीव टू रिमेन दे दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था, ये न्यूज़ आई है कल की, इसमें जो स्टैंडर्ड फैमिली मेंबर हैं जी, उसकी नई न्यूज़ आई है ब्रेग्जिट के हवाले से 2019 में एंड ऑफ मार्च के हवाले से कुछ न्यूज़ का मुझे पता चला। ये गलत खबर है कि ठीक है? काइंडली आप बता देंगे प्लीज़। जी, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के बारे में एक और भी न्यूज़ है जो कि अभी आई नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीकेंड को, अगले सैटरडे को उसके ऊपर डिटेल में कॉल में लिखूं, चूँकि वो बड़ा सा नाजुक सा मसला है। चूँकि उसकी वजह यह है कि जो लोग एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की एप्लीकेशन यूरोपियन डिपेंडेंट के तौर पर देते थे होम ऑफिस वालों को, तो होम ऑफिस वाले या सी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते थे। अगर रिफ्यूज़ करते थे तो उसके ख़िलाफ़ अपील की जाती थी। लेकिन जब अपील की जाती थी तो उसमें एक फ़ैसला आ गया कि जी इनको अपील का राइट नहीं है। तो जितनी भी अदालतें हैं वो सारे के सारे जो केसेस हैं तो उनको वो अपीलों को खारिज कर देती कि नहीं जी, ये आपको तो अपील का राइट ही नहीं है। इस पे एक फ़ैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो केस था, जिसकी बेस पे सालार नाम का एक केस था, उसकी बेस पे जो डिसीशन होते थे कि जी हमारे पास अपील का राइट नहीं है, ये फ़ैसला गलत था। लेकिन हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले भी ऐसा एक ड्रामा चला था कि एक जज ने एक फ़ैसला दिया था, तो चूँकि फ़ैसला वो बाकी जजों से मुख्तलिफ था, इस वजह से जजों ने मिलकर फ़ैसला किया कि इस फ़ैसले को पब्लिश नहीं होना चाहिए। ट्वेक वालों के बारे में था, लेकिन बाद में वो फ़ैसला पब्लिश हो गया। लेकिन एक फ़ैसला आया है, लेकिन हुआ ये कि एक जजेस की कमेटी उसमें बैठे, उन्होंने कहा नहीं जी, इस फ़ैसले को पब्लिश नहीं होना चाहिए। तो इस पे मैं, क्योंकि ये इसमें ज़रा कानूनी इसमें है कि अगर कोर्ट वाले कहते हैं कि इस फैसले को पब्लिश नहीं होना चाहिए, क्या इसको अगर पब्लिश नहीं होगा तो कोई इसको शेयर भी नहीं कर सकेगा, शेयर नहीं कर सकेगा तो आगे उसको नहीं हो सकेगा। ये काफ़ी नाजुक सा मसला है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीक को मैं डिटेल्स के पास इसके ऊपर कॉलम लिख दूँ कि इसकी क्या सिचुएशन होगी, इसको कैसे मसले को हैंडल किया जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ या तो आप टीवी का आवाज़ कम कर दिया करें या आप बात कर लिया करें, क्योंकि बाज़ का लोग या तो रिसीवर ऑन रख कर कहीं उधर उधर चले जाते हैं, इस वजह से वो उनकी कॉल ऐसे ही रह जाती है, फिर डिस्कनेक्ट करना पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। ठीक है जी, तो होम ऑफिस से ये लेटर आया था मुझे कि उन्होंने कहा था भी आपको ना वो क्या कहते हैं, मुझे जाना पड़ेगा साइनों के लिए ना। ठीक है। तो मैंने जब वो लेटर अपने वकील को भेजा तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने लेटर अच्छी तरह से पढ़ा नहीं और मैंने वकील को भेज दिया, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि आपको साइन पर जाना है। तो मुझे उन्होंने 3 महीने के बाद दोबारा रिमाइंडर भेजा ना, तो उसमें अब उन्होंने मुझे टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया। मुझे खुद फोन करके पता करना पड़ेगा भी मुझे कब आना है, हॉन्सलो जाना पड़ेगा। आपका कोई केस वगैरह चल रहा है? जी मेरा केस चल रहा है, मेरी कोर्ट में अपील चल रही है, उनका अभी मेरे को कोई जवाब नहीं आया। अपील आपने कब की थी? अपील मेरी जनवरी में दोबारा गई थी। फिर नहीं, तो किस तरह की अपील थी आपकी? वो मेरा ये था, मैंने केस डाला था, इन्होंने मुझे एक्सटेंशन के लिए वीजा डाला था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट मेरी अपील चली जा रही है अभी तक। मुझे हेयरिंग की अपील का राइट मिला था मेरे को सारा। तो आपने अपील की थी? जी अपील भी की थी। अपील आपने कब जनवरी में की है? नहीं उससे पहले की थी। मेरे ये तो हेयरिंग की डेट आ गई थी, तो लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से तो मैं हेयरिंग की डेट एक्सटेंड कराने के लिए अपने वकील के पास गई ना, तो उन्होंने पहली मैं नहीं गई, तो दूसरी के लिए अभी तक उन्होंने मुझे दूसरी हेयरिंग डेट दी नहीं कोर्ट ने। तो उस हेयरिंग डेट पे क्या हुआ था? आपके केस का फैसला तो नहीं कहीं हो गया था? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम गए नहीं थे। मैंने अपने हॉस्पिटल की, क्योंकि मेरा रीऑपरेट होना था उसी डेट। अगर आप ना जाए तो फिर भी जज उसका फैसला कर देता है केस का, अगर
उसको एडजॉर्न नहीं करते? आपको नहीं, मुझे नहीं हुआ ना, उन्होंने बस लेटर आई थी कि नहीं आप आगे जाके अपील कर सकते हैं दूसरी कोर्ट में, हम आपको हेयरिंग की डेट नहीं देंगे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है नहीं सर, मुझे अभी ये पूछना है, तो अभी मैं साइनों पे जाना, मुझे 31 जुलाई को साइन पे बुलाया, मैं अपने दोनों बच्चे साथ लेके जाऊं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि इमिग्रेशन वाले आपको साइनों पे लिए बुलाते हैं, तो आप हर हालत में जाकर रिपोर्ट करें। अगर आप वहाँ साइन नहीं करेंगी तो आपको एब्सकॉन्डर के ये भाग गई, आपको कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद आपके घर पे भी आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी, मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में आपके केस का फैसला आपके खिलाफ हो गया था। ये नहीं हो सकता कि आप हेयरिंग डेट, चूँकि हेयरिंग डेट आने में 1.5 साल लग जाता है, साल लग जाता है, उसके बाद जो हेयरिंग डेट है वो आमतौर पर जज आगे नहीं करते हैं। तो आपके केस में मुझे लगता है यही हुआ कि आपने एप्लीकेशन की, जज ने कहा जी हम नहीं आगे करते, आप उसने शायद अपील डिसमिस कर दिया। अगर ऐसी सिचुएशन हुई थी तो फिर आप इमीडिएटली किसी वकील या बाकी वकीलों से जाकर मशवरा करें। ये ना हो कि आपकी कोई अपील नहीं चल रही हो, आप साइन करने के लिए जाएँ, वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो, तो अपने वकील या किसी वकील को सारे पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल मलिक साहब। जी सत श्री अकाल। हाँ जी मलिक साहब, मैं आपसे पूछना है, मेरी फ्रेंड है, उसके है ना प्रीमच्योर बेबी हुई सी, तो वो बेबी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੇਬੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ, ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਈਅਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ 18 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ 18 ਦਾ, ਇੱਕ 17 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ 14-15 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? उसका हस्बैंड इत्थे है लेकिन उसको नहीं मिला वीजा, मैंने पता नहीं क्यों नहीं मिला। तो हस्बैंड वाइफ दे नाल अप्लाई नहीं कीता सी? हाँ, वाइफ दे नाल अप्लाई नहीं कीता, हस्बैंड दा हुण अप्लाई कीता है, वाइफ नूं 2.5 साल दा मिल गया। ठीक है जी, तुहाडी कॉल दा शुक्रिया जी, मैं समझ गया तुहाडी कॉल दा शुक्रिया। पहले सवाल कि वो अपने बच्चे नूं नहीं ला सकती है, चूँकि कानून है कि उही लोग अपने बच्चे नूं ला सकते हैं जिन्हें दे कोल ब्रिटिश नैशनैलिटी है, जिन्हें दे कोल पक्का स्टे है। अलबत्ता अगर किसी बंदे दे कोल डिस्कशन लीव 2.5 साल दी है, वो लीगली तो नहीं उन्हें ला सकता, इमिग्रेशन रूल्स अलाउ नहीं कर देने, लेकिन फिर भी वो अप्लीकेशन कर सकता है कि जी ह्यूमन राइट्स की बेस पर मैनू आने दे, मेरे बच्चे नूं आने का वीज़ा दिता जाए। अगर किसी वजह के नाल अप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, जिहड़े कि इमिग्रेशन वाले कर देंगे, तुसीं फिर अपील कर सकते हो। अपील जदों कोर्ट दी जाएगी तदों फिर जज तक है, अगर जज वेखे कि तुहाडे ह्यूमन राइट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, वो तुहाडे हक भी फैसला कर सकता है। इस तरह के नाल काफ़ी सारिया अपीलां, अगर 100 अपील्स होनियां जिन्हें चो तकरीबन समझो कि कोई 20 या 30 का फैसला हक भी हो जाता है, लेकिन 60-70 ना भी हो जांदियां ने। अगर वो अपलीकेशन पाते हैं उत्थों अपने कंट्री के विचों तो ना हो जाएगी, लेकिन कोर्ट के विचों चांसेस ने, तो बहरहाल अगर अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने पूछना था आपसे, मेरी ना मदर इटली में रहते हैं। ठीक है। तो मैंने उनका 2 बार पहले वीज़ा अप्लाई किया, क्योंकि मैं यहाँ पे यूके में रहता हूँ, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे। ठीक है। तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, अभी मैंने तीसरी बार फिर लगाया है, अभी मैंने फैमिली के तौर पर लगाया है, पक्के तौर पे। आपकी नेशनलिटी क्या है? इटालियन? इटालियन नेशनलिटी। आप यहाँ काम कर रहे हैं? जी। आपने रेजिडेंट परमिट ले लिया है? जी हाँ जी, बच्चे भी मेरे यहीं पे है, मेरी वाइफ भी, सभी के पास इटालियन, लेकिन मेरी माँ के पास तो वीजा है। आपने रेजिडेंट परमिट कब लिया है? मेरे को जी कम से कम 1 साल हो गया जी। तो आपकी वालदा वहाँ किस तरह के वीजे पर रह रही हैं? वो उसके पास 5 साल का वीजा, उसको 8 साल हो गए थे मेरे साथ रहते हुए वहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी डिपेंडेंट थी? हाँ जी, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी। तो अभी आपने डिपेंडेंट एप्लीकेशन की है? हाँ जी, मैं यहाँ पे आके मैं उसको पैसे भी भेजता हूँ मनीग्राम के रास्ते। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में गलती आपसे ये हुई कि आपने उनकी विजिटर एप्लीकेशन की। ये सभी को पता है कि आपकी वालदा वहाँ एज ए डिपेंडेंट रह रही थी, आप यूके में मूव हो गए, तो जब आपकी वालदा यूके में आएगी तो वो यहाँ सेटलमेंट की एप्लीकेशन दे देंगे कि जी मैंने बच्चे के साथ रहना है। इस वजह से जो उनकी विजिटर की आप एप्लीकेशन दे रहे थे उस पर इमिग्रेशन वाले बिलीव नहीं कर रहे थे कि विजिट के तौर पर जा रहे थे, वो इमिग्रेशन वालों ने इसी बेस पर रिफ्यूज़ की, नहीं जी आप तो वहाँ का बेटा वहाँ पर सेटल्ड है, तो आपने वहाँ पर एप्लीकेशन देनी है। लिहाजा गलती आपसे ये हुई कि शुरू में ही डे 1 से आपने उनकी सेटलमेंट की एप्लीकेशन करनी थी, उसमें आपके ज़्यादा चांसेस थे। तो बहरहाल अभी अगर सेटलमेंट की एप्लीकेशन की है तो अच्छा किया, इसका वेट करें, तो इसमें मुझे चांसेस हैं कि उनको एज ए डिपेंडेंट आपको यहाँ आने की परमिशन मिल जाएगी। तो आपने अच्छी एप्लीकेशन की, आप उसके रिज़ल्ट का वेट करें, क्या उसका रिज़ल्ट आता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम।
सर मैंने पूछना था कि अगर स्पाउस वीजा अप्लाई करें पाकिस्तान से, जो प्रीमियम सर्विस है उसके लिए कितना टाइम लगता है और नॉर्मल सर्विस के लिए कितना टाइम लगता है, और प्लस अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम भेजते हैं क्या वो वापस करते हैं या नहीं करते, वो रख देते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में प्रीमियम सर्विस में आपसे 551 पाउंड चार्ज करते हैं। वो कहते तो हैं कि जी हम बिटवीन 7 से 9 डेज में फ़ैसला करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इतनी देर में करते नहीं हैं। कहते हैं हम 7 से 9 दिन में फ़ैसला करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर लग जाती है। लेकिन फिर भी प्रीमियम सर्विस में जल्दी फ़ैसला हो जाता है। वैसे अगर अप्लाई करेंगे उसमें 2-3 महीने के चांसेस हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आप अप्लीकेशन करते हैं उसके बाद सारे के सारे पेपर्स आप यहाँ शफील्ड में भेजते हैं, तो जो ही आपके केस का वो फैसला करते हैं तो उस वक्त सारे के सारे ओरिजिनल पेपर आपको वापस भेज देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सर, मैंने पहले कॉल की थी, आपने बीच में ही कॉल को बंद कर दिया। सर मैं ये जानना था, अभी मुझे 31 जुलाई को वहाँ जाना है साइन के लिए। तो मैंने आपको क्या कहा? तो मैंने अपने दोनों बच्चों को साथ लेके जाना है या नहीं? तो मैंने आपको क्या कहा? नहीं आपने दिया नहीं सर इस बात का। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, पहले चेक करें कि आपका हुआ क्या है। बच्चों को ले जाएं या ना ले जाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उन्होंने डिटेन कर लिया, बच्चों को आकर घर से उठा लेंगे। तो इसमें ज़्यादा बेहतर आप यही है कि पहले पता करें आपका केस का क्या हुआ, आपकी अपील कोई आगे हुई भी या नहीं। अगर पहली अपील डिसमिस हुई थी तो आपको न्यू अपील करनी थी। अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में फिर तो आपको परेशानी नहीं होगी, वरना परेशानी आपको होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। बोले साहब, मैंने नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन की है और उसे 1 महीना हो गया, बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने ओरिजिनल पासपोर्ट एंड बायोमेट्रिक्स कार्ड भेजे थे एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल, तो अगर मुझे वापस मंगवाने हो तो वापस मंगवा सकते हो? आपको रसीद मिल गई अब आप उनकी तरफ से कि उनका? जी रसीद भी मिल गया, बायोमेट्रिक्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप मंगवा सकते हैं, चूँकि एक दफ़ा आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो जब आपकी तरफ उनकी तरफ से चिट्ठी आ जाए कि जी आपका केस हमें मिल गया, आपकी फ़ी मिल गई है, तो इसका मतलब है उन्होंने फ़ाइल खोल ली, आपके पेपर्स फाइल में रख दिए। उसके बाद आप अपने कार्ड और पासपोर्ट एनी टाइम वापस मंगवा सकते हैं। तो इसका आपकी एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं होता था। आप उनको ईमेल कर दें कि जी आपको ट्रैवलिंग के लिए पासपोर्ट और कार्ड वापस चाहिए, वो उसकी फ़ोटो कापी रख के ओरिजिनल पेपर्स आपको वीक के अंदर वापस भेज देंगे। तो इसका आपकी एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन जब टाइम आपका आएगा तो आपको वो वहाँ पे नेशनलिटी, जो अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करें आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो पेपर्स आप एनी टाइम वापस मंगवा सकते हैं आप। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। नमस्कार भाई। जी नमस्कार भाई, मैं भाई 100 साल तो बोल रहा जी। हाँ जी भाई, मैं अपने बेटी आ इंडिया, ठीक है, ते व्याही आ, ठीक है, ते ओदा एक बच्चा है, ठीक, ते उनकी स्पॉन्सर भेज के मंगाउणी आ, जिदा मंगा सकते हैं भाई? तो उसका ब्याह होया बेटी दा? हाँ जी ब्याह होया, हस्बैंड ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਉਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੰਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ। नहीं मैं समझ गया, लेकिन इमिग्रेशन वाले वेखणगे कि जी उसका हस्बैंड इटली ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੀ नहीं मंगाने, वैसे उन्हें लाए पेपर ਹੁਣ। ठीक है जी, जी मैं समझ गया, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਬੁਲਵਾ, ਇਸ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਬੁਲਵਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ इस तरह की गल सोचन, लेकिन तुसी उसमें स्पॉन्सरशिप भेज के उसकी एप्लीकेशन पा सकते हो। ताड़ी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
साहब मैंने लास्ट वीक भी फ़ोन किया था, मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, 9 महीने हो गए, फिर 9 महीने के बाद मैंने एक लेटर भेजा था उनको। ठीक। तो उस लेटर के बाद आज एक लेटर आया था, तो उन लोगों ने बोला है कि तुम जो बच्चा तुम्हारा साथ रहते है उसका प्रूफ भेज दो। हमने बर्थ सर्टिफिकेट भेजे है, लेकिन उसके बाद अगर तुमने ना भेजा ये प्रूफ तब भी हम लोग 2 वीकों के अंदर अंदर फैसला करेगा, और अगर भेजेगा तब भी हम करेगा। तो अभी आगे हम और क्या प्रूफ भेज सकते हैं उसको? तो आपने खुद अपील की, एप्लीकेशन की थी, किसी वकील के थ्रू की थी? नहीं, मैंने खुद किया था। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब भी आप कोई एप्लीकेशन करते हैं उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने क्या एप्लीकेशन किया था, जो भी एप्लीकेशन किया था उसके साथ डॉक्यूमेंट ज़रूर भेजना पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे भेजना होते हैं। बाज़ का इमिग्रेशन वाले अगर कोई अच्छा ऑफिसर वो आपको चिट्ठी लिख देता है कि जी प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट भेज दो। अगर बाज़ का जो है कोई 100 में से आप समझे कि 5 चिट्ठी लिखते हैं, बाकी 95 चिट्ठी नहीं लिखते, वो वैसे ही आपके ख़िलाफ़ फैसला कर देते हैं। तो अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दें, चूँकि बाज़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर हालत में डॉक्यूमेंट देना पड़ते हैं। वो अगर ना दें तो आपकी एप्लीकेशन ना कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने मांगे, इसका मतलब कोई इमिग्रेशन ऑफिसर अच्छा है जिसने आपसे मांगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे हैं उनको जितना जल्दी हो सके रिकॉर्डेड डिलीवरी करके भेज दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए, बात करें। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि मैं इटली से हूँ, तो यहाँ पर मूव हो गए हैं हम यूके में। ठीक है। तो मैंने अपनी मम्मी के पेपर यहाँ पर फैमिली बेस के आधार पे भरे हैं। ठीक है। तो 3 महीने का टाइम दिया था हमें। तो आपकी मम्मी कहाँ पे हैं? वो इटली में है। अच्छा, फिर? तो हम और टाइम दिया था हमें 3 महीने का, तो वो पूरा हो गया है, 4 महीने हो गए हैं अब। ठीक है। तो हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, हमें नहीं पता लग रहा है हम कैसे पता करें इसके बारे में। हम उनको आप मैसेज दें, कैसे, कहाँ पर हम पूछें? हमने इटली में वीज़ा अप्लाई किया था। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप अपनी जो आपकी मम्मी है उनका सेटलमेंट का वीज़ा अप्लाई किया था तो आपने ब्रिटिश एम्बेसी इटली में अप्लाई किया होगा। आप उन्हीं से इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं, फ़ी पे करते हैं, तो आपको वो ईमेल में एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं कि ये आपका रेफरेंस नंबर है। उस रेफरेंस नंबर के हवाले से उस रेफरेंस नंबर को मेंशन करके आप उनको फ़ोन भी कर सकते हैं, उनको ईमेल भी करके पूछ सकते हैं कि और इसमें कितनी देर लगेगी। तो आमतौर पर वो जवाब दे देते हैं। इटली में तो जो ब्रिटिश एम्बेसीज हैं यूरोप वगैरह में वो खासे एक्टिव हैं, वो फौरी तौर पर जवाब आपको दे देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैंने लास्ट वीक भी आपको कॉल की थी, तो आपने मुझे बोला था कि नेक्स्ट फ्राइडे कॉल करना। तो इसलिए मेरी कज़न है, उसने स्पॉन्सर करना है अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से, तो उसने उनको वर्क टैक्स क्रेडिट वालों को और चाइल्ड क्रेडिट वालों को बोला है कि वो 20,000 कमा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट नहीं खत्म किया, वो भी भेज दिया इस महीने में फिर। तो वो ये परेशान हो रही है कि 20,000 शो करने के बावजूद भी वो वर्क टैक्स क्रेडिट भेज रहे हैं, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भेज रहे हैं, तो वो अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? प्लीज। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि ऐसी सूरतों में 2 बातें होती हैं। एक तो ये जो कानून 18,600 का बना था, इसका ये मतलब था कि एक आदमी की इतनी इनकम है कि वो अपने आप को ईजीली मेंटेन और एकोमोडेट कर सकेगा 18,600 में, लिहाजा अपने हस्बैंड या वाइफ को बुला सकेगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि आदमी सिर्फ पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाकर तो सिर्फ शो करे कि जी पिछले 6 महीने में मैं इतनी कमा रहा हूँ। हाँ, 6 महीने की एक रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल भी वो देखते हैं कि आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट उससे पहले भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आमतौर पर जो टैक्स क्रेडिट है या अगर जो बेनिफिट्स हैं ये आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको मिलते हैं, तो जब आप बंद करवाना चाहें तो आमतौर पर वो जल्दी बंद कर देते हैं। तो पता नहीं आपके साथ क्या हुआ है। दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहें, 18,600 की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पर थोड़ी सी एक रूल भी 10 अगस्त से बन रहा है, लेकिन अगर आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं 18,600 की इनकम, तो ये टैक्स को छोड़कर, तो बाकी अगर आपकी ग्रास इतनी इनकम है तो वो पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट लगाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सर। जी हेलो सर, मैंने आपको पूछना था, मेरी को एक लेटर मिला था कोर्ट से, सर वो कह रहा है आपका केस इस लिस्ट में नहीं है तो डिसमिस कर दिया सर। इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए? आपका केस कब उन्होंने डिसमिस किया था? इसी वीक सर, मेरे को मेल आई है। तो किस कोर्ट से आपका केस डिसमिस हुआ है? हाई कोर्ट से सर। तो उसकी हेयरिंग नहीं हुई थी?
हियरिंग नहीं हुई है सर। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप जितना जल्दी हो सके एक ओरल हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो किसी वकील को जाकर दिखाएं ताकि आपकी ओरल हियरिंग, चूँकि आमतौर पर जब पेपर जाते हैं किसी हाई कोर्ट में किसी जज के पास, जो बात करते एक जज देखता है तो वो आपका केस डिसमिस कर देता है बगैर आपको ओरल हियरिंग दिए बगैर। लेकिन आपको राइट है, आपको हक हासिल है कि इसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कि जी मेरी बात तो कम से कम सुनी जाए, उसको ओरल हियरिंग कहते हैं, आप उसके लिए एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक उस पार आपसे फिर मिलते हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे।